प्रपत्र 2 और 3 एक आप जमा कीजिए। तो प्रपत्र 2 जो होता है उसको बोलते हैं स्वघोषणा का, रैयतों द्वारा समर्पित किया गया स्वघोषणा। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई रैयत हैं, ठीक है, तो आपके अंदर में कितना जमीन आप है, ठीक है ना, तो इस फॉर्म में आपको जो प्रपत्र 2 है इसमें आपको अपना जमीन का विवरण इसमें भर के जमा करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल है इसको देखिए, ले लिए। तो अब इसमें क्या है, जैसे देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, कोई एक हमको सबसे सिंपल वाला दस्तावेज दीजिए जिसमें कि वंशावली वगैरह का जरूरत नहीं है। नया कोई रीड दीजिए ना जिसको बटन एक करने में सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए राजस्व ग्राम का नाम सबसे पहले दिया हुआ है। तो राजस्व ग्राम का नाम क्या है? हमारे ही नाम से। नहीं, गांव कौन सा है आपका? देखिए उसमें ऊपर ही डिटेल रहेगा गांव का नाम जो भी है। मान लीजिए कि आपका गिरधरपुर है, ठीक है ना, तो गिरधरपुर ठीक है, गिरधरपुर हो गया। अब इसका थाना नंबर, तो जिस गांव का आपका एक थाना नंबर होता है, थाना नंबर कितना हुआ? ठीक है, तो हर एक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है, तो वो थाना नंबर आपको लिखना है इसमें। दोनों थाना नंबर अलग अलग जमा, एक थाना, ये प्रपत्र जो भरिएगा एक गांव का है, ये जैसे एक राजस्व ग्राम का भर रहे हैं तो उसका अलग होगा। यदि दूसरा गांव में आपका जमीन है तो उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है ना, एक साथ मिक्स नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 2-4 गांव में आपका जमीन है तो हर एक गांव का अलग है। ठीक है ना, तो उसमें जितना गांव में आपका जमीन है तो सबका प्रपत्र अलग अलग भरिए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रपत्र में सब भर दिए। ठीक है, तो क्योंकि ये अपलोडिंग भी करना है तो अपलोडिंग होगा, एंट्री होगा भू सर्वेक्षण में, तो एंट्री होगा तो 4 गांव का एक साथ मिक्स कर दीजिएगा तो फिर एक ही गांव का ना वहाँ पे डिटेल भरा पाएगा। वहाँ थाना नंबर पूछता है कि कौन सा थाना नंबर है, तो थाना नंबर जैसे ही डालेंगे तो एक गांव का थाना नंबर एक ही होता है, यूनिक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप फॉर्म अलग अलग भरिए। तो यहाँ थाना नंबर डाल दिए, कितना बताया आप? सही है ना, 297 लिख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए हल्का नंबर वो नाम, हल्का नंबर होता है कि जो पंचायत में जो आपका है। ठीक है ना, तो पंचायत कौन सा पंचायत है, तो रसूलपुर यहाँ पे आ जाएगा। तो हल्का नंबर देख लीजिएगा लोग क्या है। ठीक है ना, रसूलपुर भी लिखिएगा, पंचायत का नाम भी लिखिएगा तो सफिशियंट है। अब पुलिस थाना पूछ रहा है तो बढ़िया होगा। ठीक है, जिसका जो पुलिस थाना होगा वो भरेगा, जो गांव जिस थाना में उसका गांव आता होगा वो भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया भर दिया हम लोग। अब देखिए अंचल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया हो गया ये। उसके बाद जिला सिवान हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब आइए देखिए पहला सबसे पहला चीज इसमें वो लिख रहा है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। ठीक है, तो ये कागज जो आप जमा कीजिएगा तो रैयत का नाम उसी में ना होगा। तो इसमें देखिएगा इसमें 2 चीज डिटेल होता है। तो रैयत का नाम कहाँ से आपको मिलेगा, तो इसमें एक होता है लिख्यकारी और एक होता है लिख्यधारी। ठीक है ना, तो लिख्यकारी जो होता है लिखने वाला, जैसे सील डीड है ये, तो सील डीड में ऊपर जो लिखा होता है लिख्यकारी वो लिखने वाला का नाम होता है जो बेच रहा है। अब उसके नीचे लिख्यधारी होता है जो खरीदने वाला होता है। ठीक है, तो उसमें आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देखिए श्रीमती व्यास कुमारी देवी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ही है ना व्यास को, तो यहाँ पे लिखिए आप श्रीमती व्यास कुमारी देवी। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा है पिता का नाम, तो पिता का नाम
इसमें जॉर्जल लिखा हुआ है, पति का नाम लिखा हुआ है। पति अगर पिताजी लिखे हैं ठीक है, तो पति का नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पति लिखिएगा, पिता का नाम यदि है तो पिता का नाम लिखेंगे। तो जो कागज में जमीन तो हमको पिताजी ने लिखे हैं। तो पिताजी का नाम, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पिताजी का नाम इसमें देखिए, यहाँ पे जो डिटेल लिखा रहेगा ना वही चीज यहाँ पे आएगा। मतलब अगर आपका पति का नाम होगा तो पति का नाम, ठीक है ना। पिता का नाम होगा। अभी आपका शादी हो गया तो पति का नाम ही चलेगा। तो यहाँ पे आप अपना पति का नाम लिख दें, हाँ जी। ठीक है। तो इसमें पति लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिएगा कि पति का नाम क्या है, ये विसुनदेव, ठीक है ना, विसुनदेव प्रसाद, ठीक है, हो गया। और किसी का तो नाम नहीं है, हो गया। रैयत का नाम एवं पिता का नाम लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लियर कर दे, अच्छा चीज है, ये जानकारी सबको देंगे। अब इसमें आता है कि ये तो है कि ये अभी जीवित है, इन्हीं के नाम से है, तो ये अपना भर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी जिनका नाम यहाँ पे हो वो जीवित नहीं हो, ठीक है ना। अब जीवित नहीं है तो उसमें बहुत सारा केस आएगा कि उसमें जो लोग, जो उनके वंशज हैं, उनका बंटवारा हो गया हो, जमाबंदी अलग अलग चला रहा हो, समझिए इस चीज को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे नाम जो लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका नाम लिखिएगा। तो वंशज जो मान लीजिए कि लिखेधारी हैं यहाँ पे, तो लिखेदारी हैं और उनके जो वंशज हैं वो अपना जमाबंदी सब लोग अलग अलग करा लिया है। उनकी मृत्यु हुई, वो लोग अपना बंटवारा किया, चाहे सम्मिलित ही अपना बंटवारा या तो बंटवारा कर लिए, जैसे 3 बेटा मान लीजिए, ठीक है ना। तो तीनों अपना जमीन बंटवारा करके अपना अलग अलग ये जोत कर रहा है, उसका जमाबंदी भी चल रहा है, ठीक है। तो सब अपना अपना कागज अलग अलग जमा करेगा जी। तो वहां पे मान लीजिए मर गए, लिखी नहीं है किसी को, मैं आप पूरा सुनिए, आप नहीं सुने इसीलिए बोल रहे हैं, आप समझे ना चीज को। तो पहला जो हम केस बताए कि जिनके नाम से जमीन है, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई और उनके जो लीगल हेयर होंगे, लीगल हेयर मतलब जो वंशज, जो उनके जो हकदार होंगे, वो मान लीजिए कि 3 बेटा किसी को है, ठीक है, 3 बेटा बेटी जो भी है, तो वो क्या किए कि वो आपस में वो लोग बंटवारा कर लिया, बंटवारा करके अपना अंचल में जा करके जमाबंदी भी कायम करा लिया और वो लोग जीवित भी हैं। तो वो लोग तो सब अपना अपना जमीन जोत भी अलग कर रहा है, जमाबंदी भी अलग चल रहा है, तो कागज भी वो अपना अलग भरेगा। कहने का तात्पर्य नहीं समझे सर, कहने के मेरा तात्पर्य ये है कि अगर नहीं कराए, ब्लॉक से नहीं कराए, हाँ, वो केस वो बताएंगे। देखिए आप लोग पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में फिर कुछ क्योंकि हम हर एक पॉसिबल केस लेकर के आपको समझाएंगे कि आपका हेल्प हो, ठीक है ना। तो पहला केस हम इसलिए लिए कि इसमें इनका नाम है, अब ये है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ इन्हीं का नाम आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई किसी की मृत्यु हो गई, अब उनका वंशज हैं और वो अपना जमाबंदी सब लोग अलग करा लिया, जीवित भी हैं लोग, ठीक है, और अपना जमीन भी बंटवारा और जमाबंदी के हिसाब से अलग अलग कर रहा है। तो वो तो सब बंटवारा हो गया, सब लोग अपना अपना कागज सब रखा हुआ है, अपना शेड्यूल के हिसाब से ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, समझे। इस पे कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। अब दूसरा केस जैसे इनका आया कि उसमें बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है, और वो किसी को वो जमाबंदी भी कायम नहीं हुआ है और सब लोग सम्मिलाते खा रहा है, सम्मिलित सब लोग खा रहा है, बंटवारा भी नहीं हुआ। तो उस केस में आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वंशावली लगाना पड़ेगा, वहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा वंशावली, ठीक है। ये सिर्फ डीड के केस में नहीं है, ये किसी भी केस में, ये खतियान में भी हो सकता है, जो आपका काश्तकारी जमीन चल रहा है बाप दादा के नाम से, चाहे कोई भी जो जमीन आप धारित करते हैं और उनकी जो लिखेदारी हो, उनकी मृत्यु हो गई हो और आपस में बंटवारा नहीं हुआ, शेड्यूल नहीं बनाए और सम्मिलित वैसे ही खा रहे हैं अभी भी, ठीक है ना।
तो उस केस में आपको वंशावली बना लेना है। अब वंशावली कहाँ से बनाना है, तो सरपंच जी, माननीय सरपंच को के ग्राम कचहरी से जो बिहार सरकार का जो लेटर है जो मैं चर्चा किया वो भेज भी दिया गया है। और दूसरा है आपको अनुमंडल से भी वंशावली बना सकते हैं। तो दोनों में जहां भी आपको सुविधा हो वो वंशावली बना लेना है, ठीक है। वो प्रोसेस वो बताएंगे, ठीक है ना। चाहे अंचल में जाइएगा तो वहाँ पे लोग वहाँ पे लोग बताएगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या किया, वंशावली बना लिए। अब वंशावली कहाँ से बनाइएगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब उसके बाद क्या करना है, वंशावली कहाँ से बनाएंगे ये भी चीज समझिए। वंशावली जैसे ये डीड है, ठीक है ना, सेल डीड है, बख्शिशनामा है, चाहे एक डीड ही हुआ, तो डीड में जिनका नाम यहाँ पे रहेगा लेखधारी में, उन्हीं के नाम से वंशज बनेगा, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से बनेगा, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई और उनके जो लीगल हेयर होंगे उनके नाम से जमीन आएगा। तो ये जो नाम यहाँ पे लिखा रहेगा उन्हीं का वंशावली आपको बनाना है, ठीक है। खतियान के केस में क्या है, खतियान के केस में मान लीजिए कि आपका खाता नंबर रहता है, तो वहाँ पे खाता नंबर रहेगा, मान लीजिए कि 10 नंबर आपका खाता है, ठीक है। तो 10 नंबर खाता में जिनका नाम रहेगा वहाँ पे अभिधारी कॉलम में पहला खाता का नंबर होता है खतियान में, पहला जो कॉलम होता है। दूसरा जो कॉलम होता है आपका जो रैयत का नाम होता है, जिनके नाम से जमीन है, तो वहां पे जिनका नाम रहेगा खाता में, तो खतियानी वंशावली के समय में उसी खाता में जिनका नाम रहेगा, 1 आदमी का हो, 2 आदमी का हो, 5 आदमी का हो, जितना आदमी का नाम वहां पे लिखा रहेगा वहां से वंशावली आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वंशावली समझ में आ गया कि कहाँ और कैसे बनाना है। खतियान है, खतियान जिसके नाम से है, खतियान जिसके नाम से उसके नाम से, हाँ, वहां से वंशावली बनाना है, ठीक है ना। रैयत अलग हो गया नहीं, वहाँ रैयत तो वही हुए, ठीक है ना। जिनके नाम से खतियान है, मान लीजिए काश्तकारी जमीन जो बाप दादा के जिनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपके पास खतियान है कोई, दीजिए ना। सर मान लेते हैं कि वहाँ से जब हम खतियान से चालू करते हैं, फिर प्रोजेक्ट में आते हैं फादर तक, आप बताएंगे खतियानी वंशावली वहां पे शुरू होगा, कहाँ से बता दिए, खतियान में जो खतियानदार का नाम रहेगा, या फिर आपका जो यहाँ पे सील डीड में लेखेधारी का नाम रहेगा, और जहाँ पे जीवित आदमी का नाम आ जाता है वंशावली में, वहां पे वंशावली खत्म हो जाता है, वहाँ जो ठीक है ना। कितना आदमी क्या करता है, जैसे मैं जीवित आदमी आ गया, अब उसके आगे भी लिख के दे देता है कि इनका नाम से भी उसमें नहीं, सिस्टर का भी फुआ का भी नाम दर्शाना, वो आपका जुरिडिक्शन है, ठीक है ना। वो चीज आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बंटवारा जो भी कीजिएगा, बंटवारा रैयत का अपना ये है कि वो बंटवारा किनके बीच में करता है, वो आप लोग का जुरिडिक्शन है। का नाम है ये देना, मतलब नहीं, देखिए वो आपको डिसाइड करना है, देना है। नियम है। जैसे सरकार का प्रावधान था 2005 तक, जो देखते होंगे 2005 तक का रूल था कि उसके पहले लोग को नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अब है सरकार का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश है कि सबको बराबर हिस्सा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये आपको वंशावली में इस चीज का ध्यान रखना है कि वंशावली जो आप बनाए वो अविवादित हो और उस पर किसी भी आदमी का विवाद ना हो, आपत्ति ना हो। तो उसका डिसाइड आप कीजिएगा। यदि किसी का नाम छोड़िएगा, किसी का नाम छोड़िएगा तो ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है ना। और जो कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे सरपंच जी चिपकाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग अपने देखेगा कि भाई किसी का छूटा हुआ है, तो वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन करेगा। तो वंशावली बनाने के क्रम में आप लोग पूरा एकदम ध्यान से किसी का नाम नहीं छूटे। अच्छा, वंशावली में ये भी होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पेज में काम किए, तो वंशावली में ऐसा भी होता है कि जैसे खतियान में उनका 4 बेटा है, 4 बेटा बेटी है, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, ये वो खाली अपना ट्री बनाएगा, वैसा होता है, आता है, तो वो गलत वंशावली है। पूरा एक साथ होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि कितना लोग है उसमें। आप अलग बना लिए, बाकी का खाली उसमें बेटा का नाम लिख देते हैं, 3 आदमी का नाम लिख लिए, ये वो खाली ब्रांच लेके आते हैं। वृक्ष का मतलब ये हुआ कि उसमें जितना ब्रांच होगा सबका उसमें आपको डिटेल देना होगा। तो एक आप बनाइए और उसका फोटोकॉपी करा करके सब लोग अपना उसको ये कर लीजिए, यूज कीजिए।
ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि उस खतियान में लिखा है। इसमें हर प्लॉट में आप जैसे देखिए यहाँ पे है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे 124 नंबर खाता जैसे लिखा हुआ है, जी सर, तो 124 नंबर खाता में लिखा हुआ है जदुनाथ राय वल्द टहल राय। जदुनाथ राय के नाम से आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और अभी जो वंशावली जदुनाथ राय के नाम से वंशावली एक खाता वहां पे क्या लिखा है, खाता नंबर 124 किनके नाम से है, तो जदुनाथ राय नाम वहां पे ऊपर में आएगा, सबसे ऊपर में, ठीक है ना। कोई भी वंशावली का जो है, ठीक है ना, हाँ वहीं से स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे है खाता नंबर, जितना आदमी का नाम, ये वल्द है मतलब पिता का नाम हुआ, वल्द मतलब पिता का नाम होता है, ठीक है। तो जदुनाथ राय वल्द टहल राय मतलब जदुनाथ राय पिता का नाम टहल राय, कौम राजपूत मतलब जाति राजपूत है, ठीक है। तो ये साकिन मतलब उसी ग्राम के निवासी हैं, ठीक है, समझ में आई बात है। ये पुराना सब लैंग्वेज है। तो इसमें आपको जो पहला जो नाम होगा, यहाँ खाता नंबर लिख दिए, खाता नंबर 124, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आएगा जदुनाथ, जदुनाथ राय का नाम आ गया। अब ये हो गए हमारे। अब इसके बाद में आपको करना है कि इनके, ठीक है, तो जब मृत होता है तो या तो ब्रैकेट में आपको मृत लिखना है या क्रॉस का निशान कर देना है, ठीक है। ये करके दोनों में से जो करिए, या तो मृत लिख दीजिए या क्रॉस का निशान, उसके बाद जो भी आपका नाम इसमें आएगा, ठीक है, लिख देना है। तो मैं वही बोल रहा था कि ये जैसे जदुनाथ राय के 4 बेटे बेटी है, तो क्या करता है कि उसमें से एक चालाक आदमी खाली अपना बना लेंगे, ये 3 का यहाँ पे खाली नाम छोड़ दिए, तो ये वंशावली से क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, अब इनके भी मान लीजिए कि 1 2 आदमी 3 आदमी कुछ हो गए ऐसे, इनके भी हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा दूसरी तीसरी पीढ़ी में, तब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे सब लोग जीवित, जब जीवित आदमी आ जाते हैं तो वहाँ पे वंशावली आपका क्लोज हो जाता है, उसके आगे लिखने का जरूरत आपको नहीं है। कोई भी वंशावली में सब में रूल एक ही होता है, ठीक है ना। जहाँ पे ट्री में जीवित आदमी आ जाते हैं वहाँ पे वंशावली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वंशावली का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। हम समझा, जो आप बताए वो हम नहीं समझ पाए। ये बोलिए जैसे ना। है, हाँ। जैसे 400 ये खेसरा हो गया, देखिए ये खेसरा नहीं हुआ, खेसरा है। नंबर है वही उसी को खेसरा बोलते हैं। खेसरा में, तो खेसरा में जैसे 4 आदमी का नाम है, उसके लिए अलग, उसके लिए भी अलग करना पड़ेगा। नहीं, खेसरा में 4 आदमी का नाम नहीं है, ये चौहद्दी लिखा हुआ है। कागज को बढ़िया से पढ़िए आप समझिए, जैसे लिखा है बकब्जे लिखा हुआ है, बकब्जे अलग होता है, मतलब नहीं होता है बकब्जे, वो अवैध दखल। बकब्जे का मतलब अवैध दखल नहीं हुआ, दखल वाले को बकब्जे से नहीं होता है। वंशावली जो यहाँ पे नाम लिखा होता है ना, खतियान में रहता है मेन जो वंशज लोग होता है उन्हीं के नाम से बकब्जे मतलब उनको वो खेसरा आप खाने के लिए दखल में दिए हुए हैं, ठीक है ना। उस टाइम में क्या होता था, अब बैठ जाइए ना, आप बैठिए, ठीक है ना। जब सर्वे हुआ ना तो उस समय उनका दखल था, ठीक है। अब उसमें क्या है कि वंश, इसमें क्लियर हो गया, जितना आदमी का ना, 2 आदमी 5 आदमी जितना आदमी रहे सबका, ठीक है ना। आज यहाँ पे जीवित जैसे ही आया वहाँ पे आपको क्लोज, ये हो गया वंशावली, क्लियर हो गया। भाई बहन जो भी है सबका नाम देना पड़ेगा। वही हम चीज बोले कि वंशावली अविवादित होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये अस्थाई पता, शांति बनाए रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पता आपका, उसमें लिखा, पता लिखा होगा इसमें साकिन मौजा गिरधरपुर है, ठीक है ना। तो यहाँ गिरधरपुर आ जाएगा। इसमें अपना और भी एड्रेस आप देना चाहें तो लिख सकते हैं, वो पोस्ट वगैरह जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे एड्रेस आप लिखे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए अपना, ठीक है। जिला तक ले जाएगा। हाँ, अस्थाई पता पूरा इसमें लिख देना है।
आप देखिए इसमें खाता नंबर देखिए क्या लिखा है। पीछे पर है सर, 1/3 लिखा हुआ सब खाता नंबर। अब यहाँ पे आपका जमीन का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, तो खेसरा हो गया, खाता 67 है, ठीक है। तो यहाँ आपको 67 नंबर खाता लिख दिया, एक एक करके भरिएगा, ठीक है ना। पहले 67 नंबर का देखिए, 67 खाता का हो गया आपको खेसरा नंबर 503, ठीक है, 503। अब इसमें आपको दिया कितना है, ये 4 और 5 4 कट्ठा, 5 15 2 17, 4 कट्ठा 17 दूर, क्या 4 कट्ठा 17 दूर कितना है, 4 कट 5 15 17 17 दूर हो गया। तो यहाँ पे एकड़ डिसमिल में पूछ रहा है, तो आप एकड़ डिसमिल में उसको बदल लीजिएगा। यहाँ पे एकड़ डिसमिल आपका कट्ठा में लिखा हुआ है, कितना लोग को तो ये भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ये किसी जानकार आदमी से आप इसको ये कर लीजिएगा। जैसे ये 4 कट्ठा, एक लाइन 5 का होता है, तो 5 15 दूर हो गया और 2 17, ठीक है ना। तो 4 कट्ठा 17 दूर हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चौहद्दी पूछ रहा है। तो जो इसमें चौहद्दी है वो चौहद्दी लिख दीजिए। इसमें चौहद्दी क्या है, इसमें चौहद्दी जो भी आपका कागज में रहेगा, उत्तर में चौहद्दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, इसमें चौहद्दी लिखना है, ठीक है ना। चौहद्दी लिख दिए। अब किस्म लिखा हुआ है, किस्म क्या है, तो जमीन का किस्म होता है आपका, वो धान खेती करते हैं उसमें धनहर है कि पीठ है कि आवासीय है कि व्यावसायिक है। तो जो भी पर्पस इसमें दिया रहेगा, इसमें लिखा रहता है जनरली कि खेती का जमीन है कि क्या है, इसमें उसी हिसाब से आपका ये रेट भी तय होता है, सर्किल रेट भी होता है, ठीक है ना। उस तरह ही तो इसमें लिख दीजिए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए कि धनहर है, ठीक है, धनहर लिख दिए। अब लगान, जो रसीद यदि कट रहा है तो लगान, यहाँ पे लगान कट रहा है तो यहाँ पे लगान लिखा रहेगा, ठीक है। रसीद है इसमें लगान आपका जो दिए रहे हैं, है रसीद है, यहाँ रसीद लगाया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो इसमें जो लगान दे रहे हैं यहाँ पे लगान लिख देना है आपका रसीद के हिसाब से, रसीद के हिसाब से। ये सब जरूरी नहीं है, हमको अभी जरूरत सिर्फ रहता है किससे, इससे खाता, खेसरा और रकबा और चौहद्दी, ये इतना चीज जरूरी होता है। प्रेजेंट का असर डाल देंगे कि प्रेजेंट का कैसे डाल, प्रेजेंट का पता है तो डाल दीजिए, ठीक है ना। पूरा खेत है, कितना खेत है, चौहद्दी डालेंगे सर। खतियान, उसमें तो नामे किसी को पता नहीं चल रहा है। खतियान प्रेजेंट चौहद्दी डाल दीजिए, ठीक है ना। जान वो तो और बेटर रहेगा कि हम जाएंगे तो हमको ढूंढने में भी आसानी रहेगा। ये तो बात तो है कि खाता लिखाते चल जाएगा, जितना खाता है एक एक लाइन में, जैसे हुआ ना इनका जमीन में, जैसे 67 नंबर खाता है, ठीक है। अब एक खाता, एक खेसरा लिख लिए, अब फिर दूसरा वाला नंबर पे इसी खाता में लिखाता जाएगा। हाँ, इसमें जैसे एक नंबर खाता का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा नंबर खाता, अब जैसे दूसरा खेसरा है, ये 578, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी खाता का है, तो फिर आ जाइए 67 नंबर 578, ठीक है। इसका फिर रकबा यहाँ पे, तो रकबा कितना है इसका, जो भी है रकबा आपको लिख देना है यहाँ पे। असीम चौहद्दी जो भी है, चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ठीक है। एक और खाता ये हो गया। ये तो फार्म है, इसमें अगर 2 नंबर 3 नंबर डालते हैं जितना तो फुल हो गया। तो इसका जेरोक्स और करा लीजिएगा। और करा ले, उसमें उसमें एक काम कीजिएगा, उसमें पेज नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 गो फॉर्म भरे, तो पेज 1 of 5, फिर दूसरा पर पेज 2 of 5, ऐसे करके कर दीजिएगा। तो नंबरिंग में रहेगा कि टोटल कितना फॉर्म भरे आप, ठीक है। अब ये भर लिए। अब इसके बाद भूमि पर दावा का आधार लिखा हुआ है, जमाबंदी चल रहा है तो जमाबंदी नंबर डाल देना है। एक जमाबंदी नंबर कितना है आपका, 85 नंबर डाल दीजिए। भूमि पर दावा का आधार, तो दावा का आधार का मतलब क्या होता है, जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है ना। आप जो दावा कर रहे हैं तो ये जमीन का इस पे ये लिखा रहता है, ये क्या है, ये कागज क्या है,
कागज पे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए बख्शिशनामा लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसी में लिखा हुआ है वसीका प्लस बख्शिशनामा, तो यहाँ पे बख्शिशनामा लिख दीजिए। अगर बायलावा होगा तो बायलावा लिखाएगा ना। जो कागज पे आपका रहेगा, यदि खतियान है तो खतियान लिखिएगा, बख्शिशनामा, ठीक है। ये भर दिए। अब युक्ति में यदि कुछ है, जैसे मान लीजिए किसी का ये चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, चाहे किसी का केस चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जला देना है। इसमें जो भी अलग जानकारी आप देना चाहते हैं, तो जनरली इसमें लोगों का केस फौजदारी चल रहा है, कुछ है तो उसका केस नंबर लिखिएगा। यदि मान लीजिए कि केस चल रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, वैसा है बहुत। तो उसमें आप यहाँ पे केस का डिटेल लिखिएगा कि यहाँ केस नंबर, ईयर और बनाम, ए बनाम बी, दो आदमी कोई लड़ रहा होगा तो उसमें किसके बनाम क्या चल रहा है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभियुक्त में और कुछ भी डिटेल दे सकते हैं अपना, उसमें जो भी जानकारी आप देना चाहें, ठीक है। तो ये एक फॉर्म जैसे ही आप भर लीजिएगा, तो इसमें आपको स्थान लिख देना है। स्थान आपका क्या होगा, ये गिरधरपुर हो जाएगा। जो भी आपका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर जरूर देना दीजिए, क्योंकि इसमें ये यदि जांच पड़ताल में कुछ ऐसा होगा तो उस पे रहेगा। और हम लोग का भी उसमें सॉफ्टवेयर में मोबाइल और आधार नंबर दोनों बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी आप लोग जमाबंदी से भी आधार लिंक हो रहा है ना, तो हम लोग ये चीज़ पहले ही ले रहे हैं कि उसमें आपका पहले से सारा कुछ खतियान में दर्ज रहेगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे कौन सा तिथि में आप जमा कर रहे हैं वो लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए, ठीक है। आधार नंबर है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन दीजिए, उससे सारा काम बहुत, ठीक है, आसान होता है आगे। कौन सा तिथि का मतलब सर? जिस तिथि को आप जमा कर रहे हैं, वो डेट पर जमा करने की तिथि, जमा करने की तिथि, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। यदि सिग्नेचर करते हैं हस्ताक्षर और नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान बनाइए, वहाँ पे गोल घेर करके सही निशान लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल, जैसे यहाँ पे रैयत आप का देखिए, मैं बोल रहा हूँ रैयत का हस्ताक्षर है, यदि रैयत कहीं बाहर रहता है, यहाँ मरा हुआ का नाम ही नहीं लिख रहे हैं, फिर आपको जैसे 4 लोग हैं, जो अभी बात हुआ कि वो लोग 4 भाई हैं, और यहाँ पे आपका तो जो आदमी भरेगा उसी में से किसी एक आदमी का यहाँ पे नाम, नाम लिखा जाए। वही चीज ठीक है ना। आप हाँ। जिस कंडीशन में रैयत मर चुका है, उसके 4 बेटे हैं, तो चारों बनाएंगे ना, ये वो तो बनेगा उस कंडीशन में। तो जो आदमी, जो ये फॉर्म जमा करने वाले का हस्ताक्षर होता है, ठीक है ना। आप यदि मान लीजिए कि श्रीमती व्यास कुमारी देवी भर रही हैं, लेकिन वो खुद नहीं समर्पित कर देता, अपना बेटा से समर्पित करा देंगे साइन करके। यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर, आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए और बेटा के माध्यम से जो भी अपना कोई ब्लड रिलेशन में है उससे जमा कर दीजिए। ये सुविधा इस दिया गया है, ठीक है ना। आप बाहर जो है, तो बाहर मान लीजिए तो कोई तो घर में होगा, ठीक है ना, और नहीं है तो ऑनलाइन का सुविधा आपको बताया कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन कीजिए, इसमें इतना सारा जेरोक्स कीजिएगा, इतना भरना पड़ेगा, और उसमें खाली ऑनलाइन में अपना खाता खेसरा डालना है, और इसका दस्तावेज का आपको PDF बना लेना है, जो 3 MB से उसका साइज होता है, 3 MB से कम रहेगा, उसको अपलोड कर देना है, ठीक है ना। क्या है ऑनलाइन में आपको जाना है, DLRS की साइट पे जाना है, एक आपको शेयर कर देंगे, हम ये बनाए हैं, ठीक है ना। एक हम पैम्पलेट बनाए हैं तो आपको भेज देंगे, ठीक है ना। एक हम अपने से बनाए हैं कि मान लीजिए कि पहले कहाँ पे जाना है, तो DLRS की साइट पे गया, और थोड़ा सा कम, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे DLRS की साइट पे गए, ऐसा कुछ आएगा जी। अब देखिए यहाँ पे आपको जाना है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, जी जी जी, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा आएगा, देखिए बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सारा जितना सर्वेक्षण में काम होगा सबका यहाँ पे प्रक्रमवार सब बनाया हुआ है, जी जी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो
स्वामित्व ये प्रपत्र 2 का बात कर रहे हैं, जी तो इसमें देखिए 1 2 दूसरा नंबर पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जी आ गया आपका ये, रुकिए, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ आएगा, आपको क्लिक कीजिएगा तो जी इसमें आपको नाम भरना है, ठीक है, फिर स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब डिटेल उसमें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कि हम लोग का नाम, आपका नाम कुछ दे दिए, फिर आपको आप ही से शुरुआत करते हैं। आपका नाम बताइए तो। व्यास कुमारी देवी। ठीक है, बिहार पहले से है। इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, केवल प्रोसेस बता दीजिए ना। ठीक है ना। तो इसमें अपना नाम भरे, बिहार इसमें स्टेट आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया अपना, जी जी ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर इसमें डालना है, सारा खेला मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर डाल दिया अपना। अब नीचे आइए, आधार नंबर डालना है, ये मैंडेटरी है। आधार नंबर डाल दिए, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, तो वेरीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे OTP मांगेगा आपसे। आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का एक OTP आएगा, वो OTP डालिएगा। मोबाइल नंबर बताइए आपका। 96 419 73 259, ठीक है। आधार नंबर, रुकिए देखते हैं, आधार नंबर चाहिए तो आधार नंबर चाहिए ये, लेकिन आप बना रहे हैं तो सबको जानकारी दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग को फायदा होगा। ये चीज़ स्पेशली जो ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन कीजिएगा तो उसमें इतना भागा दौड़ी नहीं होगा। 641007894008, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ OTP आपको मांगेगा, ये नंबर डाले हैं हम, इस पे देखिए OTP गया होगा आपका मोबाइल, यहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पे OTP डालना है, कितना आया 26 54, ठीक है। वेरीफाई OTP वेरीफाई कर दिए। उसके बाद में देखिए ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं लिख रहा था, यहाँ सब डिटेल आपको भर देना है। डिस्ट्रिक्ट, सर्किल, अंचल, मौजा का नाम यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ आपका शिविर, यहाँ बढ़िया आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डालिएगा तो उसके बाद खाता नंबर जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, ऑफलाइन में जो लिख रहे थे हम लोग, ठीक है ना। ये ऑफलाइन में जैसे 67 नंबर डाले तो 67 नंबर, फिर खेसरा 503 है तो 503, ये फॉर्म भरना होगा, लेकिन 503। और होल्डर का नाम यहाँ पूछ रहा है। होल्डर का नाम के मतलब क्या हुआ, जिसके नाम से आप फॉर्म भरे हुए हैं जी, जो रैयत का नाम, ठीक है। तो रैयत का नाम यहाँ पे श्रीमती व्यास कुमारी देवी हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए जी। उसके बाद आपको यदि एक से अधिक आदमी है, ठीक है, तो आपको एक बार ऐड किए, फिर दोबारा से यहाँ देखिए ऐड होल्डर का नाम लिखा हुआ, ऐड मोर होल्डर, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो दूसरा आदमी का, तीसरा आदमी का, जितना उसमें फर्क है सबका आ जाएगा। वो भरने के बाद में नीचे में आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, चूज फाइल।
ठीक है। तो चूज फाइल में आपको पहले ये कागज़ PDF बना करके रखना है इसके साथ में। ये फॉर्म जो आप भरिएगा इसको भरिएगा, 2 को वंशावली रहेगा तो वंशावली, और उसके साथ में इसका नहीं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि ठीक है। अब ये इसके साथ में ये भी आपको जेरोक्स कर लेना है, सब एक साथ रखिएगा, उसको मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और यहाँ पे चूज फाइल में जाइएगा, अपलोड कर दीजिएगा और फिर सेव कर दीजिएगा। ये हो गया आपका काम। कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको आप लोग कीजिए बढ़िया से।